मशीन। ओके, तो आपने पिछले लेक्चर में विद्युत द्विध्रुव के द्वारा विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया और उसके बाद है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स पढ़ने से पहले कुछ बातें, जैसे कि आप बैठे हैं और आपके सामने बल्ब जल रहा हो तो पीछे आपकी परछाई बनती है, तो ये प्रकाश का क्षेत्र है और प्रकाश के क्षेत्र का अध्ययन किससे करते हो? प्रकाश की बल रेखाओं से। तो आप प्रकाश के क्षेत्र में हैं तो ये प्रकाश की बल रेखाएं आपके शरीर की सतह को कट करती हैं, ठीक है। जब आप पानी में जंप करते हो तो पानी की बल रेखाएं आपके दिए गए शरीर की सतह को कट करती हैं और जब ये सतह को कट करती हैं तो वहां चोट लगती है, वो उसका एहसास है। ऐसे ही कुछ समझो, ये विद्युत क्षेत्र है। क्या है? विद्युत क्षेत्र। और इस विद्युत क्षेत्र में ये कोई चालक रखा गया है, ये बेलनाकार चालक है। ये बेलनाकार चालक है। तो ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ये इनकी दिशा है। तो जब ये चालक को रख दिया तो इस चालक का ये वृत्तीय आकार का सतह है और किसी भी सतह के परिच्छेद का क्षेत्रफल सतह के लंबवत होता है। ये क्षेत्रफल सदिश है और ये विद्युत क्षेत्र का सदिश ई है। दोनों के बीच कोण कितना है? 180 डिग्री। तो बल रेखाएं इस सतह को कट कर रही हैं, तो इस सतह से संबंधित विद्युत फ्लक्स क्या है? जितनी बल रेखा दिए गए सतह से को कट करती है, चाहे वो निवेश कर रही हो चाहे वो निर्गत हो रही हो, वही चीज लिखा गया है कि विद्युत फ्लक्स है क्या? ये बल रेखाओं की संख्या है। अगर विद्युत फ्लक्स है तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या। यही आगे आपको चुंबकीय फ्लक्स आएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र में किसी सतह से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। इस समय बातें होंगी विद्युत फ्लक्स की। तो किसी विद्युत क्षेत्र में, जो आप यहां चित्र में देख रहे हैं वही वहां लिखा गया, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित चालक के परिच्छेद से निर्गत या निवेशी विद्युत बल रेखाओं की संख्या है, यही विद्युत फ्लक्स है। आप आंकिक रूप से इसे कैसे गणना करते हो कि कितनी बल संख्या है? तो विद्युत फ्लक्स, इसे फाई ई से लिखा जाए तो कितना होता है? विद्युत क्षेत्र सदिश ई तथा क्षेत्रफल सदिश एस, इन दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, यानी ई डॉट एस बराबर ई एस कॉस थीटा। अब इसका पोस्टमार्टम कर लीजिए। थीटा क्या है? ये कोण है। किसके बीच कोण है? विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। यदि थीटा 90 डिग्री है, यानी बल रेखाएं कट नहीं कर रही हैं, लंबवत हैं, तो कट कैसे करेंगी? जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, इस सतह का क्षेत्रफल सदिश सतह के लंबवत इधर होगा। अब ये 90 डिग्री है तो यहां पर सतह पर कट नहीं कर रही बल रेखाएं, अतः ये फ्लक्स में नहीं गिनी जाएंगी। तो अगर कोण 90 डिग्री है तो विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। अगर थीटा 0 डिग्री है, जैसे कि यहां देखो, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है, तो कोण कितना हो गया? 0। इसका मतलब ये साइन कन्वेंशन है, थीटा 0 है तो वो सतह से बाहर की ओर निकल रही है, यानी निर्गत फ्लक्स है। धनात्मक चिन्ह के साथ है तो सतह से बाहर निकल रहा है। ठीक उसी का उल्टा कर दो,
जब विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश 90 डिग्री पर की जगह सॉरी ये 180 डिग्री पर हो तो cos 180 डिग्री -1 यानी विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। और ऋणात्मक का मतलब ही है वो सतह की ओर बल रेखाएं आ रही हैं, सतह को कट कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं, तो ये ऋणात्मक साइन का मतलब है ये विद्युत फ्लक्स है। उस स्थिति में जब किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखा गया है तब, और होगा कितना, ई एस कॉस थीटा। ये बात समझ में आए? विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल से आप विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। ये एक हिस्सा हुआ। अब अगर कोई चालक आवेशित है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कौन करता है, आवेश। लेकिन जब आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है तो आवेश किसी चालक की सतह पे है या कुचालक की सतह पे है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे जैसे बल्ब को देखो आप, तो बल्ब प्रकाश उत्पन्न कर रहा है और उस प्रकाश के क्षेत्र में बैठे हों तो आपके सतह से यानी हाथ से, पैर से, पीठ से कितनी प्रकाश की रेखाएं कट कर रही हैं वो उस सतह का फ्लक्स होगा। अब अगर बल्ब की बात करें तो बल्ब से प्रकाश की बल रेखाएं बाहर केवल निकल रही हैं या अंदर जा रही हैं। तो अब आप आवेशित कण के बारे में सोचो, तो एक समय पर एक ही तरह का आवेश होगा, या धनात्मक आवेश होगा या ऋणात्मक। यदि धन आवेशित कण है तो बल रेखाएं सतह से बाहर की ओर जाएंगी, यानी केवल और केवल निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा। अगर ऋण आवेश है तो सतह से अंदर की ओर आएंगी, सतह की ओर आएंगी, यानी केवल निवेशी बल रेखाएं होंगी। और कितनी बल रेखाएं होंगी ये जानना ही स्थिर विद्युत का सबसे इंपॉर्टेंट केस है, जिसे आप कहते हो गाउस प्रमेय। क्या कहा जाता है? गाउस प्रमेय। तब बातें किसकी होंगी? गाउस प्रमेय की। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट आपने देखा कि विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, ई एस कॉस थीटा। अब जरा देखें कि गाउस प्रमेय है क्या। किसी भी आवेशित कण से संबंधित निर्गत या निवेशी, क्योंकि दोनों नहीं हो सकता। जब विद्युत क्षेत्र में चालक था तो निर्गत भी था, निवेशी भी था, लेकिन अब आवेशित कण के बारे में बात कर रहे हो तो किसी भी आवेशित कण से संबंधित या उससे निहित निर्गत या निवेशी विद्युत फ्लक्स का मान यानी विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस सतह के अंदर निहित आवेश के मान का 1/ε गुना होता है। तो मैं उसी बात को लिखूं, अगर ये आवेशित कण है और ये आवेशित कण धनात्मक है, ये सतह है, तो सतह से बल रेखाएं बाहर की ओर होंगी और सतह से बल रेखाएं बाहर की ओर हैं तो ये केवल निर्गत है। अगर ऋणात्मक आवेश है तो बल रेखाएं निवेशी होंगी
तो किसी भी आवेशित कण के पृष्ठ से निर्गत या निवेशी धन आवेश है तो निर्गत और ऋण आवेश है तो निवेशी विद्युत फ्लक्स यानी विद्युत बल रेखाओं की संख्या दिए गए सतह के अंदर निहित आवेश के मान का 1/ε गुना होता है। यही गॉस थ्योरम है। इसका मतलब कि फाई ई बराबर Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम है। जहां Q आवेश है, Q क्या है? निहित आवेश, और एप्सिलॉन क्या है? हवा की विद्युतशीलता। अब हर तरह से प्रश्न है, चाहे जिस एग्जाम की बात करो आप। जैसे आपसे कहा जाए 1 कूलाम के आवेश के कारण दिए गए पृष्ठ से निर्गत विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी? निर्गत विद्युत बल रेखा की संख्या क्या होगी? इस बात समझ में आई? यानी आवेश का मान अगर 1 हो जाए तो विद्युत फ्लक्स बराबर Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश का मान 1 कूलम है और एप्सिलॉन नॉट यानी हवा की विद्युतशीलता, इसका मान कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12, जो लगभग है 10⁻11। यानी 1 कूलम के आवेश के कारण कितनी बल रेखाएं बाहर निकलती हैं विद्युत की, बिजली की? 10⁻11। ये विद्युत फ्लक्स है, बल रेखाओं की संख्या है। कुछ बात समझ में आई? तो गाउस के प्रमेय के अनुसार किसी चालक के पृष्ठ से निकलने वाली या आने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस सतह के अंदर निहित आवेश के मान का 1/ε गुना होता है, एप्सिलॉन नॉट, अगर हवा माध्यम है तो। ठीक है,
निर्गत और निवेशी एक समय में एक ही होगा, क्योंकि आवेशित कण या आवेशित चालक या तो धन आवेशित होगा और या तो ऋण आवेशित होगा। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये सतह है, यहां पर 10 कूलम है, यहां पे -4 कूलम आवेश है और यहां पे +13 कूलम आवेश है और ये सतह यस है, ठीक है। तो प्रश्न सिंपली ये हो आपका कि दर्शाए गए चित्र में सतह S से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान क्या है। ठीक है, तो ये सतह है। अब ये 3 आवेश हैं, लेकिन ये आवेश चालक की सतह, जो सतह है उससे बाहर है। तो निहित शब्द का मतलब क्या है? जिस सतह से विद्युत फ्लक्स पूछा जा रहा है और आवेश उस सतह के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। तो कुल आवेश 13 सतह से बाहर है, अंदर ये है। तो निहित आवेश बराबर धन 10 कूलम -4 कूलम विच इज +6 कूलम। इसलिए विद्युत फ्लक्स बराबर 6 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन विच इज 6 divided by 8.85 into 10⁻12 which is 6 into 10 to the power 11 रफली। ये लगभग विद्युत बल रेखाओं की संख्या है। ये और किसी पर निर्भर नहीं करता, यानी चालक के आकार पे, सतह पृष्ठ के आकार पे, इस पे निर्भर नहीं करता। अब जैसे मान लीजिए कि ये चालक है और इधर इस तरह का चालक है, ये इस तरह का चालक है, ये A है, ये B है, ये C है। अब इसको भी दिया आवेश Q, इसको भी दिया आवेश Q, इसको भी दिया आवेश Q। अब इस सतह के अंदर आवेश है, तो गाउस प्रमेय सीधे कहता है कि ये निहित आवेश के मान के ऊपर निर्भर करता है और एप्सिलॉन माध्यम का नियतांक है। हवा के लिए सब जगह उसकी वैल्यू वही है। तो आकार पर, सतह के आकार पर क्षेत्रफल इत्यादि किसी पर निर्भर नहीं करता, अर्थात विद्युत बल रेखाओं की संख्या। अब यहां अगर आप कहना चाहो तो phi A बराबर phi B बराबर phi C। क्यों? आकार तो अलग अलग है, पृष्ठ का क्षेत्रफल तो अलग अलग है, लेकिन उस पर निर्भर नहीं करता। तो विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता। ये केवल निहित आवेश के मान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है?
केवल निहित आवेश के मान पर निर्भर करता है। अब जैसे आपको लिया जाए कि एक बेलनाकार चालक है, क्या है? बेलनाकार चालक, इसकी लंबाई 10 मीटर है और त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है और एक रेखीय चालक अक्ष के अनुदिश गुजर रहा। इस रेखीय चालक पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर 10 कूलम पर सेंटीमीटर। ये चित्र है। तो दर्शाए गए चित्र में बेलनाकार चालक से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान क्या है? बात समझ में आई? तो इस बेलनाकार चालक की सतह ये है, तो आपको निकालना क्या है? केवल निहित आवेश का मान ही तो निकालना है। तो निहित आवेश का मान आप लैम्डा यानी रेखीय आवेश घनत्व है, तो Q बराबर लैम्डा इंटू एल। ये लैम्डा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व, यानी एकांक लंबाई पर कितना आवेश है, तो गुणित लंबाई से गुणा कर दो। तो यह है 10 कूलम पर सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 10 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1000 सेंटीमीटर इंटू 1000 सेंटीमीटर ये लंबाई है, तो कितना हो गया? 10,000 कूलम यानी 10 टू द पावर 4। इसलिए विद्युत फ्लक्स का मान 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप चाहे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी रख सकते हो। तो ये आवेश बाहर भी है, लेकिन उससे सतह के बाहर है, तो फ्लक्स के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो केवल जितना बेलन के अंदर आवेश है उसी को निकाला। तो 1 सेंटीमीटर पर 10 कूलम आवेश है, तो 1000 सेंटीमीटर, क्योंकि यही लंबाई है, इसकी त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि ये चालक रेखीय आवेश है। ठीक है? तो निहित आवेश का मतलब समझ में आ रहा है? अब यहां कॉमन सेंस की ज्यादा जरूरत है, पढ़ने के लिए ज्यादा नहीं है, बट समझना दिमाग से है, और वो केस और क्वेश्चन से ही समझ सकते हो। अब मान लो कि ये क्यूब है। क्या है?
और ये क्यूब का केंद्र है घन, और घन की भुजा कितनी है, ए है, और यहां एक आवेश क्यू रख दिया गया। ध्यान देना। तो ए भुजा का एक घन है, इसके केंद्र पर आवेश क्यू स्थित है। तो घन के एक फलक से संबंधित विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, यानी विद्युत फ्लक्स क्या हो। तो ये घनाकार वस्तु है ए भुजा की, तो आकार पर निर्भर करता नहीं। तो गाउस थ्योरम के अनुसार पृष्ठ की सतह तो ये हुई, और सतह भी बंद है, आवेश भी निहित है, तो घन से संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई, और यहां लिख दिया घन बराबर क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि ये आवेश पूरे घन के अंदर निहित है। जो ऐसा पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसके लिए गाउस प्रमेय को लगाना है उसके अंदर है। तो ये तो घन का विद्युत फ्लक्स हो गया गाउस प्रमेय से। अब आपको बताना किससे है, एक फलक से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो एक फलक से संबंधित अगर चाहिए तो किसी घन में छह फलक होते हैं और 8 कोने होते हैं। अब ये ज्योमेट्री है। तो जब ये जो फ्लक्स है कितने फलक का है तो घन का, लेकिन घन की जगह का फलक कहा जाए तो एक फलक ये है, दो ये है, तीन, कुल मिला के कितनी है, 6 फलक हैं। तो एक घन में 6 फलक होते हैं, इसका मतलब हो गया कि 6 फलक का फ्लक्स कितना हो गया, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। आपको एक फलक का चाहिए, तो एक फलक का विद्युत फ्लक्स कितना हो गया, Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो एक फलक से पूछा जाए तो Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट ये हो गया। क्यों, क्योंकि 6 फलक होते हैं। अब कुछ करना था बट सोच ही, इसलिए केस और क्वेश्चन ही यहां सारी बातें आपको सामने ला के रखेंगे, और वही हासिल करता है जो अपना कॉमन सेंस यूज करता है, यानी केस और क्वेश्चन दिया पढ़ने के लिए। तो सीधे देखा आपने डेरिवेशन में विद्युत क्षेत्र है, बट गॉस प्रमेय को सही ढंग से समझने के लिए ये चीजें, ये लेबोरियस नहीं, इंटेलेक्चुअल होते हैं। अब ऐसा ही एक और प्रश्न आपके सामने रखता हूं, आप कोशिश करें
कि ये एक गोला है, r त्रिज्या का गोला है, और इसे q आवेश दिया गया है। ठीक है, तो अर्धगोले से संबंधित यदि किसी गोलीय वस्तु के केंद्र पर आवेश Q है, तो अर्धगोले से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स किसका चाहिए? मान लो पहले किसका निकालो, गोले का। तो निहित आवेश कितना है? Q, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, तो घन का भी केस समझ में आ जाएगा। अब अगर अर्धगोला कहते हो तो आवेश Q यहां रख दिया गया, तो ये बल रेखाएं भी तो आधी हो जाएंगी, तो जितना क्षेत्रफल था उसका आधा हो गया नहीं, तो बल रेखाएं भी आधी हो जाएंगी, और इसलिए अर्धगोले का विद्युत फ्लक्स अगर चाहिए तो Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू हाफ, which is Q divided by 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आए? ओके, प्लीज ध्यान दें, पढ़ें, और नेक्स्ट केस आगे 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 आपके सामने होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।